और अब वक्त हो चला है ऋचा दूसरे मेहमान से दर्शकों को रूबरू कराने का। दर्शकों, खेल हम सब के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि शिक्षा। जिस तरह शिक्षा से हमारा बौद्धिक विकास होता है, उसी तरह खेल से हमारा शरीर, हमारा दिमाग दोनों ही स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं, फिर चाहे वह कोई भी खेल हो। आज हमारा देश खेल के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। आज के कार्यक्रम में हम खेल से जुड़ी बातें करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका रूबरू करा दें। वो ऑल बिहार चेस एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, साथ ही ये AICF आर्बिटर्स कमीशन के चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा ये ट्रेजरर भी हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं धर्मेंद्र कुमार जी का। सर, कार्यक्रम बिहार में बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, खेल की जब बात शुरू हुई है तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस वक्त आपने चेस खेलना शुरू किया उस वक्त चेस का क्रेज़, जो लोकप्रियता, खास करके बिहार की बात करें तो उतनी नहीं थी। फिर आपका इंटरेस्ट, रुझान चेस की तरफ किस तरह से हुआ और आपने कैसे सोचा कि मुझे चेस को ही लेकर आगे बढ़ना है, इस बारे में बताएं। जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये सच है कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा व्यक्तित्व तो होता है जो उसे प्रभावित करता है। तो चेस तो मैं बचपन से खेलता था, लेकिन जब 95 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ आनंद और कास्परोव के बीच, तो उस समय अखबारों में उनके गेम्स आते थे और हम लोग बैठकर अखबारों में जो उनके गेम्स आते थे उसको हम देखते थे, खेलते थे, एसेस करते थे, समझने की कोशिश करते थे और वहाँ से रुझान बहुत तेज़ी से हमारा बढ़ा। तो ये तो मेरा व्यक्तिगत है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो घटना थी जब देश में कई सारे लोग उससे प्रेरित हुए और आगे बढ़े। तो मैं अपना रुझान इसी को मानता हूँ कि उस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कास्परोव और आनंद का खेलना उसने मुझे प्रेरित किया था कि मुझे चेस में आगे आना चाहिए। और जब हम खेल की बात करते हैं तो आज बदलते दौर में इसको लोग अब ये समझने लगे हैं कि ये भी बहुत ज़रूरी है। खास करके हम चेस की बात करें तो युवा का रुझान बहुत ज़्यादा अब होने लगा है। तो जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको किस तरीके की तैयारी करनी होती है, क्या प्लान्स होते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, चेस खेलने की बात करें तो इसके दो आयाम हैं मेरी दृष्टि में, और मैं ये बतलाना चाहूँगा कि एक पेशेवर शतरंज खिलाड़ी बनना ये एक डायमेंशन है और दूसरा डायमेंशन है कि आप चेस खेलें। चेस खेले इसलिए कि मेरा मानना है कि हर बच्चे को शतरंज खेलना ही चाहिए अनिवार्य रूप से, उनके बौद्धिक विकास के लिए, उनके मानसिक शक्ति के लिए उन्हें शतरंज अवश्य खेलना चाहिए। ये निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता है। तो अगर आप पेशेवर शतरंज खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसके लिए ज़्यादा समय देना होगा, आपको पेशेवर क्लासेस करने होंगे, ट्रेनिंग लेनी होगी विधिवत इसकी, और जैसे जैसे आप जाएंगे हर स्टेज पर आपके ट्रेनर्स बदलेंगे, आपके ट्रेनिंग के पैटर्न बदलेंगे और इस तरह से आपको एक लंबी यात्रा तय करनी होगी। ये ऐसे ही है, फिर आप डॉक्टर, इंजीनियर या एथलीट कुछ भी बनना चाहते हैं तो आपको एक लंबी यात्रा तय करनी होगी। और यदि शतरंज खेलना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि स्कूल लेवल पर बच्चों को शतरंज अवश्य खेलना चाहिए। तो उसके लिए तो आप जो सामान्य चेस क्लासेस हैं उसको भी आप ज्वाइन करें तो उसमें भी आपका अच्छा डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल सर, अभी आपने बताया कि खेल हम सब के लिए ज़रूरी है और हमें खेलना चाहिए, चेस खेलना चाहिए। वो ऐसी क्या बात होती है, पेरेंट्स, अभी देखा जा रहा है कि चेस पहले की तुलना में अभी ज़्यादा लोग पसंद करने लगे हैं और काफ़ी लोकप्रिय होते जा रहा है, तो ऐसा क्या है जो बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, खास करके पेरेंट्स को मोटिवेट कर रहा है कि वो अपने बच्चों को इनरोल करें चेस खेलने के लिए? इसकी क्या वजह मानते हैं आप? हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि हर युग में कुछ ऐसी बातें होती है, कोई ऐसी घटनाएं होती हैं जो पूरे जनरेशन को इंस्पायर करती है। तो भारत में शतरंज के क्रांति के जनक आप विश्वनाथन आनंद को कह सकते हैं
और उसके बाद जो नई पीढ़ी में जो एक पूरी पीढ़ी उभर कर आई है भारतीय शतरंज में, जिसकी अगुवाई अर्जुन एरगैसी, डी गुकेश और प्रज्ञानंदा जैसे हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं, इनके आने के बाद पूरी जनरेशन इंस्पायर हुई है और ख़ासकर बच्चों में, यूथ में बहुत क्रेज़ बढ़ा है इसका। इसके साथ ही अभी 2 साल पहले इंडिया में चेस ओलंपियाड हुआ। ये पहली बार हुआ कि इंडिया ने चेस ओलंपियाड होस्ट किया, जहाँ 200 से ज़्यादा देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये चेन्नई में हुआ था। और उस चेस ओलंपियाड के समय एक टॉर्च रिले किया गया था, जो पूरे हिंदुस्तान के करीब 75 शहरों में उसका आयोजन किया गया। बिहार में भी पटना, राजगीर और नालंदा में, बोधगया में वो रैली आया था, टॉर्च आया था। और इसने आम जनमानस को चेस से कनेक्ट किया। लोग बहुत तेज़ी से चेस को जाने, लोगों में चेस की जागरूकता बढ़ी, लोग बहुत तेज़ी से इससे कनेक्ट हुए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी उसकी अगुवाई की थी, टॉर्च उन्होंने ही लिया था। तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और पूरे देश में लोगों ने चेस ओलंपियाड के माध्यम से चेस को जाना। और आपने एक जो सवाल किया कि पेरेंट्स क्यों अपने को अब मोटिवेट फील कर रहे हैं, क्यों उनको लगता है कि, तो चेस में एक बात ऐसी है कि जैसा मैंने अभी कहा कि बच्चों को अनिवार्य रूप से कम मिडिल स्कूल तक तो ज़रूर ही शतरंज खेलना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर बच्चों से जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं, हमारा ज़्यादा कंसर्न होता है उनका स्टडी। तो चेस एक ऐसा गेम है जो एक मेंटल कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जो चीज़ें हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ें हमारे बच्चों में होनी चाहिए, वो हम उनको बोलकर नहीं सिखला सकते, बोलकर उनसे नहीं करा सकते। लेकिन अगर वो बच्चे चेस खेलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ें उनके अंदर आने लगती हैं। कंसंट्रेशन, मेमोरी, कैलकुलेशन, फोकस करना और बहुत सारे कॉग्निटिव स्किल हैं जो स्वतः ही उनमें डेवलप होने लगते हैं। और ये मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि किसी भी बच्चे को आप 6 महीने तक लगातार शतरंज खेलने दें और उसके बाद उसमें होने वाले बदलावों को आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें क्या बदलाव आए। तो पेरेंट्स ने इसको महसूस किया, इस बात के अवेयरनेस बढ़े हैं। और एक और अभी हाल में जो कारण हुआ, ये मोबाइल एडिक्शन। बच्चे आज की डेट में, बड़े छोटे छोटे बच्चे, 3 साल 4 साल के बच्चे भी मोबाइल के एडिक्ट हैं। तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं इसको लेकर एक समस्या होने लगी है। तो चेस इसके लिए एक बड़ा अच्छा उनके लिए एक माध्यम ऑप्शन मिला है कि जब बच्चे चेस में आते हैं तो अगर वो मोबाइल भी लेते हैं तो मोबाइल पर वो चेस खेलते हैं। और चेस में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद क्या होता है कि बच्चे बाकी के लीजर टाइम में अगर कुछ सोचते हैं ना, तो उनको पिछले गेम के मूव्स याद आते हैं और वो उसी को सोचना चाहते हैं, उसी को बात करना चाहते हैं। सर, हंगरी में 2024 चेस ओलंपियाड्स 10 सितंबर से 23 सितंबर तक खेले जाने वाला है। आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो होता है वो क्या है, और बच्चे खुद को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस बारे में पूरा जानकारी दे दर्शकों को। देखिए, थोड़ा सा दोनों बातें अलग है। ओलंपियाड में क्वालिफाई करना वो एक पूरा अलग सिलेक्शन प्रोसेस है, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्वालिफाई करने के प्रोसेसेस अलग हैं। तो नेशनल चैम्पियनशिप में यदि क्वालिफाई करना है तो आपको बिहार में, जैसे बिहार से अगर करना है तो बिहार के स्टेट चैम्पियनशिप खेलना होगा और यहाँ से सिलेक्ट होकर आप नेशनल चैम्पियनशिप में जाएंगे। नेशनल चैम्पियनशिप में परफॉर्मेंस के आधार पर आप इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में जाएंगे जी। जो भी उसके कंसर्निंग चैम्पियनशिप है। लेकिन जहाँ तक ओलंपियाड की बात है, तो ओलंपियाड में आप इस तरह से क्वालिफाई नहीं करते हैं कि आप कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए और वहाँ चले गए। ओलंपियाड का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। जैसे अभी सितंबर में ये शुरू होने वाला है, तो 3 महीने पहले इसकी टीम गठित हो चुकी है, और 3 महीने पहले उसके पीछे के 3 महीने में जो फिडे रेटिंग लिस्ट आता है, उसमें जो खिलाड़ियों की रेटिंग होती है उसका एवरेज रेटिंग निकाला जाता है, और उसमें जो बेस्ट एवरेज रेटिंग के आधार पर जो खिलाड़ी होते हैं उनका चयन होता है। तो जो हमारी सिलेक्शन कमेटी होती है, इस सिलेक्शन क्राइटेरिया के आधार पर हमारी मेन और वुमेन टीम को उनके एवरेज रेटिंग के आधार पर उनको सिलेक्ट करती है। तो ये ओलंपियाड का सिलेक्शन क्राइटेरिया है, और इसके आधार पर इंडियन टीम फॉर्म होती है।
इस ओलंपियाड के लिए ऐसा नहीं कि नेशनल चैंपियन हुए आप तो आप ओलंपियाड खेल पाएंगे। इसलिए आप लोगों ने शायद सुना होगा कि जैसे अभी इंडियन टीम में हमारे अर्जुन एरेगासी हैं, डी गुकेश हैं, प्रज्ञानंदा हैं, पिंटला हरे कृष्णा हैं, तो ये सब रेटिंग के ही आधार पर हैं, एवरेज रेटिंग के आधार पर इनका चयन है। ये नेशनल चैंपियनशिप में ये लोग खेलते हुए नज़र नहीं आते, ये नहीं खेलते जी। तो ये ओलंपियाड में सिलेक्शन का प्रोसेस है। लेकिन बाकी जो भी नेशनल या इंटरनेशनल चैंपियनशिप आपको खेलना है तो यूजुअल जो चैंपियनशिप होते हैं आप उसको खेलें, आप वहाँ परफॉर्म करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड आए जो भी क्राइटेरिया है, फिर आप नेक्स्ट लेवल के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं। जी सर। जी, अगर हम बिहार की बात करें सर, तो बिहार में क्या क्या संभावनाएं हैं जो बच्चे चेस में आना चाहते हैं, क्या भविष्य है, और इस क्षेत्र में आने के बाद पेरेंट्स कितने निश्चिंत हों उसके बारे में कुछ बताएं। अभी मैंने जैसा कि कहा कि यदि आप पेशेवर शतरंज में आप आना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आज का शतरंज काफ़ी आगे है और इसमें अभी प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स काफ़ी हाई है पहले के मुकाबले। अभी तो अगर हम सरकार की बात करें और बिहार की बात करें तो अभी तो शतरंज तो क्या बाकी खेलों के लिए भी बिहार सरकार ने ही एक तरह से पूरा अपना पिटारा ही खोल दिया हुआ है, मेडल लाओ और नौकरी पाओ। तो ये तो हम पूरी स्पोर्ट्स कम्युनिटी बिहार सरकार के प्रति धन्यवाद देती है कि उन्होंने ये पिटारा खोल दिया, खिलाड़ियों को कुछ करना नहीं है, मेडल लेकर आओ, आपको नौकरी रखी है। तो इससे बड़ी निश्चिंतता क्या है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको देना होगा। ये शर्त तो कहीं भी है जीवन में कि आप यदि अपना परफॉर्मेंस देंगे तभी आप कहीं भी एक्सेल कर पाएंगे। तो स्पोर्ट्स में भी बिहार में तो कम से कम ऐसा है कि आप अगर मेडल लेकर आते हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि आप यदि जैसे कई सारे चेस प्लेयर हैं वो नौकरी नहीं करते हैं, करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो बंदिशों में अपनी जीवन जी नहीं सकते हैं। उनको चेस खेलना है और दुनिया घूमना है, तो वो इसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो वो ग्रैंड मास्टर बनते हैं, वो IM बनते हैं, ग्रैंड मास्टर बनते हैं, फिर उनके इनविटेशन आने लगते हैं विदेशों से। और इसमें एक क्या पैटर्न होता है कि जैसे इंडिया में कोई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट होगा तो उसके लिए हमें ग्रैंड मास्टर इनवाइट करने पड़ते हैं फॉरेन से, तो उनका सारा एक्सपेंस जो है वो ऑर्गेनाइजर बियर करता है और उनके आने का अपीयरेंस मनी हम उनको पे करते हैं, वो अलग से करते हैं, और फिर वो जो प्राइज मनी जीत कर ले जाते हैं वो अलग ले जाते हैं। तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल साइड है चेस का। तो यदि आप में इतना कैलिबर है, आपको लगता है कि आप आगे निकलकर इतना समय दे सकते हैं, इतनी मेहनत कर सकते हैं और अपने को इतना एक्सेल करा सकते हैं, तो आप आइए, पूरा जगत खुला है आपके लिए, आपका स्वागत है। बिल्कुल सर। सर, भारत में चेस का इतिहास पुराना रहा है और जैसे कि आपने बताया कि ओवरऑल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए चेस खेलना ज़रूरी है। बिल्कुल। पर अभी भी कोई कहीं कहीं ऐसी जगह है भारत में या फिर बिहार में कि लड़कियों को खास करके खेल के लिए उतना प्रमोट नहीं किया जाता, इनकरेज नहीं किया जाता। आपसे ये जानना चाहेंगे क्या ऐसी कोई परेशानी आपके सामने आई कि आप लड़कियों को इनकरेज किस तरह से आपने किया चेस खेलने के लिए, या बच्चों को या युवाओं की बात करें तो किस तरह से, क्या कोई परेशानी कभी इस तरह से आपको देखने को मिली? देखिए, खासकर यदि आप सिर्फ लड़कियों की बात करते हैं तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन ये भी ऐड करना चाहूँगा कि ये बात अब पुरानी हुई है। अब ये जेंडर और बायसनेस जैसी बातें रही नहीं। बिल्कुल। अभी हर माता पिता के लिए उनकी बेटी और बेटे एक जैसे ही हैं, इतना फ़र्क कहीं हमें दिखता नहीं। और ख़ासकर चेस की अगर बात करें तो हाँ, ये उनकी इंटरेस्ट की बात हो सकती है कि उनको चेस में इंटरेस्ट कितना है, इस वजह से वो खेले या ना खेले वो बात अलग है। लेकिन लड़की और लड़के के हिसाब से वो अगर इसमें नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। चैलेंजेस इस बात के लिए है कि ओवरऑल चेस को हम कितना स्प्रेड कर पाते हैं, जैसे बिहार के एवरी नुक एंड कॉर्नर में हम इसको कितना पहुंचा पाते हैं। ये चुनौतियां हमारे पास हो सकती है, संसाधन की चुनौतियां हो सकती है, नेटवर्किंग की हो सकती है, जिस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन ये कह के कि लड़कियां ये है तो इसमें इतनी चुनौतियां नहीं हैं। चुनौतियां हैं तो ओवरऑल है, क्योंकि हम अगर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के आंकड़े को देखें तो 2010 में जितने प्लेयर्स रजिस्टर्ड थे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन में, तो उसमें 10% लड़कियां थी। आज के समय में 10 साल में वो प्रतिशत 25% तक है।
मतलब 1/4 तो लड़कियां हैं ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से ये दिखलाता है कि जो रेशियो है वो ठीक है, बाकी रुचि की बात है। जी जी और ये सर, बहुत सही बात है कि अब ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं खत्म ना, हो मैं रही ये हैं, क्या कि बिल्कुल लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए खेल सबका है, बौद्धिक बिल्कुल। विकास सबका होगा। बिल्कुल इतनी अच्छी सर आपने बातें कही, और जो दर्शक सुन रहे होंगे ज़रूर आज उन्हें बहुत लाभ मिला होगा, बिल्कुल। और हमें भी बहुत कुछ आज जानने को मिला। आप इस शो में आए और इतनी अच्छी बातें कही हम लोगों से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। इसी के साथ दर्शकों वक्त हो चला है आपसे आपके सुझाव लेने का। आज के कार्यक्रम में हमने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें की, खेल से रिलेटेड बातें की। उम्मीद है आज का यह कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें ज़रूर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। इसी के साथ दर्शकों वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। जाते जाते आपसे ये कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी हमें दूसरा मौका ज़रूर देती है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे गंवाएं या उसे संवारें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय पर। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार।